नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फिर दलितों पर दांव। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि सज चुकी है और सियासत का सबसे बड़ा निशाना बन चुके हैं दलित वोट बैंक। 21% दलित आबादी के साथ यूपी की राजनीति में दलित मतदाता सिर्फ गिनती नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण तय करने की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी दल दलितों को साधने की सियासी होड़ में है। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती से शुरू होकर 24 अप्रैल तक बीजेपी गांव-गांव जाकर दलितों से सीधा संवाद कर रही है। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए संविधान गौरव यात्रा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को धार देने में जुटी हुई है, तो कांग्रेस संविधान बचाने के नारे से अपनी जमीन तलाश रही है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में लल्लू सिंह के बयान ने जिस तरह संविधान बचाओ आंदोलन को हवा दी, उसके बाद दलित मतदाताओं ने विपक्षी गठबंधन को खुलकर समर्थन दिया। सपा ने जीती थी 37 सीटें और कांग्रेस ने 6। अब सवाल यह है कि 2027 में भी दलित वोट वही रोल निभाएंगे जो उन्होंने 2024 में निभाया था, या फिर ये समर्थन सिर्फ इमोशनल मोमेंट का हिस्सा था। आज की इस विशेष बहस में हम जानेंगे कि क्या दलित अब भी सिर्फ वोट हैं या अब वो सत्ता के असली सूत्रधार बनने को तैयार हैं। सवाल ये भी है कि 2027 में दलित किस दल के लिए सत्ता की कुंजी बनेंगे या एक बार फिर बयानों और योजनाओं तक सीमित रह जाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुन लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश के दलितों को यह पता है कि उसको शूद्र और अछूत बनाने का काम किसने किया था, उसको शिक्षा, संपत्ति और समानता के अधिकार से वंचित करने का काम किसने किया था। और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दलितों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके पीछे किस तरह की विचारधारा रही है। इसलिए आज की तारीख में समूचा का समूचा दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। लेकिन दिन रात उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, सरकार दलितों को संरक्षण दे रही है और अत्याचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल रहे हैं। तो किसे क्या समझा जाए? इससे ये पता चलता है कि बीजेपी आरएसएस की ट्रेनिंग में दलितों के प्रति घृणा और नफरत की प्रशिक्षण दिया जाता है और वोट के लिए दिखावा किया जाता है फूल माला चढ़ाने का। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो दलित विरोधी है। इसीलिए इनके नेता जब संविधान बदलने की बात करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ता, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आरएसएस अपना संविधान जो उनका नागपुर में रखा है उसे वो लागू करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार बाबा साहब के बनाए संविधान को बदलने की बात करते हैं। इसीलिए दलितों पर अत्याचार कम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म से हट करके सबका साथ सबका विकास का मोटो लेकर के आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। और आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जितने भी कार्य हैं उसमें कहीं पर भी किसी भी योजना को लेकर के किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात यह है कि बात हो रही है कि 14 अप्रैल से जब अंबेडकर जी की जयंती थी उससे लेकर के अगले 10 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चल रहा है। तो दरअसल इस तरीके के अभियान समय समय पे भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। लेकिन जो बात हो रही है कि केवल और केवल दलितों को सारे की सारे राजनीतिक दल साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अन्य किसी जाति या संप्रदाय के लोग हों, बिना किसी भेदभाव के सबको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो दांव लगाया जा रहा है अपनी अपनी तरफ से, योजनाओं के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से संवाद किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो कुंजी है ये किसके हाथ जाने वाली है, और शायद ये सबक लेते हुए ही अब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल प्रयास करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन प्रयासों में कितना दम, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत जल्दी तैयारियां शुरू हो गई हैं दलित वोटर्स को साधने के लिए। एक तरफ गांव-गांव जाकर संवाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पीडीए के साथ दलितों को साधने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, वहीं कांग्रेस का संविधान को लेकर अपना अलग नारा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कितनी हकीकत कितना फसाना। मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, परिचय उनका करा देती हूं। दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करती हूं। और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ अंकुर कुमार भारती जी जुड़े हुए हैं, अंकुर जी आपका भी स्वागत करती हूँ। डीपी यादव जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम सर। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी स्वागत। दिनेश सर, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, इतिहास गवाह है कि किसके कार्यकाल में किस तरह के कांड हुए और कब कब किस तरह से दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ है।
लेकिन अब योजनाएं बनाई जा रही हैं, दलित हितैषी बनने की कोशिश दल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उन्होंने कब क्या किया। लेकिन इतिहास के चैप्टर को खोलिए या पन्नों को पलटिए तो हर शासन काल में अलग अलग दलों के कुछ ना कुछ ऐसा है जो बताता है कि कहने के कुछ और करने के कुछ और। तो आप क्या समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर कि अभी जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, गांव गांव जाने की कोशिश बीजेपी की और समाजवादी पार्टी का अपना एक स्टैंड है। जब मायावती जी का हम देखते थे कि उस वक्त काफी अच्छा दबदबा था दलित वोटर्स में, लेकिन वो शिफ्ट हुए बीजेपी में। फिर अब हमने देखा कि पिछले चुनाव में सपा के पास भी गए, लेकिन क्या सपा वो प्रेजेंटेशन अपना दे पाएगी जो उसने लोकसभा चुनाव में दिया था इन सब चीजों के साथ, पीडीए के साथ? सर दिनेश सर। देखिए, दलित आज भी मायावती की दलित के लिए आज भी मायावती पहली पसंद है। मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने काफी कोशिश की है कि दलित को अपने पक्ष में कर लें, लेकिन दलित किसी भी कीमत पर सपा के साथ नहीं जा सकता। उसकी दूसरी पसंद भाजपा है, सपोर्टेड बाय मायावती। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी को दलित का अच्छा खासा वोट मिल रहा है। इस लोकसभा चुनाव में एक दौर ऐसा आया जिसमें कि एक नारा लगा, खटाखट खटाखट खटाखट। जी सर। तो उस खटाखट के चक्कर में दलित भी आए, मुसलमान भी आए और अपर कास्ट के लोग भी आए। ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे समाज की कि एक झटके में किसी लालच पर यकीन कर लेते हैं। वो दौर, उसमें लोकसभा की जो 36-37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, बस वो एक ट्रेंड ऐसा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को और बसपा को झटका लगा। भीम आर्मी जो नगीने से जीता, वो इसी लालच के मुस्लिम और उस जो एक वही खटाखट के चक्कर में वो भी जीत कर आ गया। इस बार की कोई संभावना नहीं उसकी वहां पर। जी सर। एक बात देखिए, ऐसा है कि मायावती पर स्टेट गेस्ट हाउस पर जो अटैक हुआ था उसको मायावती कभी नहीं भुला पाई और उसको दलित समाज भी कभी नहीं भुला पाएगा। मायावती का जो संपर्क था, जो एक वो था, संबंध था, बना था लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ, जिसमें जिसकी पहल मुलायम सिंह यादव ने की थी, वो हुआ था। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव नहीं है। आज अखिलेश यादव उस प्रकार की पॉलिटिक्स करने में पूरी तरह विफल है जिस प्रकार की कूटनीतिक राजनीतिक प्रैक्टिस मुलायम सिंह यादव किया करते थे। आज देखिए किस प्रकार से एक अबनॉर्मल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। आज किस प्रकार से एक कार्यक्रम में, अमर उजाला के कार्यक्रम में जिस प्रकार का बिहेवियर किया उन्होंने, वहां पर जैसे धमकी भरे अंदाज में बात की, ऐसा लगता है वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि 2027 का जो इलेक्शन है वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमान तो उनके साथ आ सकता है, लेकिन एक संकट यह भी है कि क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि दलित समाज भी उनके साथ जाएगा। पहले तो संकट यह है अब उनके सामने कि वो अपने दलित समाज को भी एकजुट रख सकें, क्योंकि यादव समाज को, क्योंकि यादव समाज की सहानुभूति और रणनीति वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के करीब है। तो कौन सा जो पीडीए उन्होंने बनाया है, वो पीडीए की जो सच्चाई है पारुल, वो तो अब दिखाई पड़ेगी 2027 में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इतना संक्रमण आ चुका है पॉलिटिक्स के अंदर कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब कुछ उलट पुलट है। और जो रजी कसर थी वो वक्फ कानून ने पूरी कर दी। ये वक्फ कानून 370 से भी ज्यादा टफ और ऐसा कानून है जिसमें मुस्लिम पॉलिटिक्स पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। ठीक है सर। ऐसी स्थिति का लाभ बिल्कुल कांग्रेस नहीं उठा पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस बहुत बड़े संकट में है। उसके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो पिछड़ों को या इस प्रकार के दलित समाज को अपने से जोड़ सके। क्योंकि आज जो प्रचार है वो तो ये है कि मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन गारंटी नहीं इस बात की कि 2027 तक ये जाएंगे। मायावती अपने दलित वोट के साथ खड़ी है। बस उसकी एक ही जो चीज है वो ये है कि आने वाले समय में ये वोट कुछ ना कुछ इधर से उधर हो सकता है। ठीक है सर, लौटूंगी अब आपके पास। दिनेश जी आपके पास आ रही हूँ
क्या जो ये संविधान गौरव यात्रा निकाली जा रही है अंबेडकर जयंती से 10 दिन और, इससे जमीन पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या बदलाव की पहल है ये, या फिर सिर्फ स्टंट है? इससे दलित वोटर्स को लुभा पाएंगे आप, वो मैसेज दे पाएंगे जो पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं दे पाए थे? पारुल जी, कुछ लोग होते हैं कि जो समय के अनुसार लोगों को याद करते हैं जी। जब उनको चुनाव नजदीक आता है तो उनको सभी जाति धर्म की चिंता होने लगती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के उस नारे के साथ कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उस नारे को अपना मूल मंत्र बनाकर उसके अनुसार काम कर रही है। समाज के सभी तबकों के, सभी जाति धर्म पंथ और मजहब के लोगों को साथ लेकर चल रही है और सबके लिए काम कर रही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी योजना जो है वो फला वर्ग के लिए, फला समूह के लिए, फला जाति के लिए, फला धर्म के लिए, फला मंथ के लिए है, फला मजहब के लिए। हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और विकास की बात ही सिर्फ नहीं करते हैं बल्कि हम कर भी रहे हैं, उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। इसीलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मोदी जी के साथ है। देखिए, जितने भी 14 के बाद जितने भी चुनाव, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का संपूर्ण आशीर्वाद मिला है। और जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, भी कांग्रेस पार्टी है अपनी बात करेगी, इन लोगों ने क्या किया था? लोगों ने तो बाबा साहब को दो बार चुनाव हराने का काम किया था। अपने पूरे परिवार को इन लोगों ने भारत रत्न दे दिया अपने हाथों से, लेकिन बाबा साहब को भूल गए थे। उनके पंच तीर्थों को, उनके 5 स्थानों को, चाहे वो देश में हो या इंग्लैंड में हो, उनको लेकर उनके स्मारक को बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी के साथ ही बैठे हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का दलित समाज का हुआ है तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है, और जिसकी चर्चा बार बार कर रहे थे, आप भी अभी शुरुआत में किया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने इतनी चीजें, उसके बाद हुआ क्या दलितों के साथ? दिनेश जी, योजनाएं जो सभी के लिए है, बात तो वो सही है, लेकिन कुछ खास दलितों के लिए भी होना चाहिए ना। मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूं। आज भी दलित पूछते हुए हैं, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा लटका हुआ है। घटना हुई अयोध्या में, जो घटना हुई, उस घटना में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उस परिवार के पास गया? या कन्नौज में जो दलित के साथ जो घटनाएं हुई थी, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उनका हालचाल पूछने गया? ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आपका जो मूल सवाल है कि सब तो होता रहता है, लेकिन क्या दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष? जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसका सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो इन्हीं तबकों को मिल रहा है जो निचले पायदान पर थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि कभी भी वो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक अंतिम पायदान का व्यक्ति पहले पायदान के समकक्ष नहीं आ जाता। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार यही काम कर रही है। ठीक है, लौटूंगे सर। मजहब देख के नहीं, आप कहीं भी देख ली किसी योजना का। और इसीलिए आज चाहे वो दलित समाज हो, इवन की अब तो अल्पसंख्यक समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। हम तो वहां चुनाव जीत रहे हैं जहां अल्पसंख्यक और दलित समाज के ज्यादा लोग हैं। फिर लोकसभा में 37 सीटें क्यों आई थी सर? इन लोगों ने खबुआ, बिल्कुल आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि फिर क्यों सीटें आई थी। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक वातावरण, एक माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान, वही माहौल वो फिर भी बना सकते हैं, उसमें क्या है? नहीं, लेकिन आप देखिए, आप एक बार किसी को मूर्ख बना सकते हैं। अंधे की लाठी एक बार गायब होती है, उसके बाद वो लाठी को पकड़ के रखता है। लंबा हो गया, अब आपका जवाब रुकिए जरा। साथ चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय बहुत जागरूक। ठीक है सर, अभी दिनेश सर बोल रहे थे, डीपी यादव जी, कि मायावती का वोट बैंक अभी भी मायावती के पास है, और अगर वो शिफ्ट भी होता तो बीजेपी के पास, क्योंकि मायावती के बाद फेवरेट दलितों की बीजेपी हो जाती है। दूसरा ये कि पिछली बार आप कमाल कर गए, लेकिन इस बार वो चमत्कार नहीं चल पाएगा, दिनेश जी कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने बरगलाने का काम किया जनता को, अब नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों को उत्थान करेंगे या दलितों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी भी सरकार रही सर, तब क्यों चमत्कार नहीं हो पाए? जी पारुल जी नमस्कार, जय लोकतंत्र जय संविधान। नमस्ते। पारुल जी ने अभी एक बात कही
कि आप एक बार किसी को मूर्ख बना सकते हैं। मुझे इस बात से आपत्ति है। जनता मूर्ख नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जनता भावुकता में पाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दे, जनता भावुकता में पाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दे, ये अलग बात है। भावुक हो सकती है जनता, लेकिन जनता कभी मूर्ख नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता बहुत होशियार होती है, जनता जनार्दन होती है, और ना तो किसी का वोट बैंक होती है जनता। देखिए, यही जनता है। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, कन्नौज में भी हार हुई थी समाजवादी पार्टी की, अन्य जगहों पर भी समाजवादी पार्टी की हार हुई थी। हम 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, और यही जनता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको सर आंखों पर बैठाया और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 35 सीटें जीती थी। यही जनता थी कि 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को सर आंखों पर बिठाया और उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जनता ने। और वही जनता है कि 2022 आते आते एक सीट जीतने के लिए बहन जी तरफने लगी। तो जनता जनार्दन होती है, जनता का होता है, जनता देखती है, जनता जानती है सब कुछ, और वो उसी अनुसार निर्णय लेती है। आपको मैं बताऊं, 2022 की रिपोर्ट है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण की। 2022 की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में अगर अनुसूचित जाति पर कहीं अत्याचार हो रहा है तो वो 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके बाद इन सरकारों ने उस रिपोर्ट को देना बंद कर दिया। 2023 की रिपोर्ट नहीं आई, 24 की रिपोर्ट नहीं है, और 25 चल रहा है। इसमें ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार कहीं होता है 97% इन्हीं तीनों राज्यों में होता है अनुसूचित जातियों पर, और जो कार्यवाही होती है सबसे कम इन्हीं राज्यों में होती है। तो आखिर कैसे अनुसूचित जाति लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेंगे? आप बताइए। आप पर विश्वास करें, आप पर विश्वास करें, आप पर विश्वास करें। पार्टी के शासन में दलितों के एक सेकंड दिनेश जी, प्लीज रुकिएगा, फैक्ट्स पर बात करने दीजिए, जरा रुक जाइए। हाँ रुकिए, डीपी यादव जी, समाजवादी पार्टी पर विश्वास करें फिर दलित वोटर, आप ये चाहते हैं? निश्चित रूप से जनता विश्वास। 2015 का आंकड़ा, थोड़ा फैक्ट्स पर बात कर लेती हूँ। 2015 का आंकड़ा है एनसीआरबी का, 8,358 दलितों पर अत्याचार के केस दर्ज हुए थे, जो देश में सबसे ज्यादा थे। उसके बाद आ जाइए शब्बीरपुर सहारनपुर हिंसा, ठाकुरों द्वारा दलितों की बस्तियों पर हमला, घर जलाए गए। कई सारी ऐसी चीजें हैं सर जो बताती हैं कि आपके शासनकाल में भी आपने कुछ कमाल नहीं किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दलित आप पर विश्वास करें? फारूक जी, अभी भी प्रयागराज की घटना है, अभी 1 हफ्ते नहीं बीते हैं, किस प्रकार से कन्नौज की घटना पे क्यों नहीं मुक्त हो रहे हैं? हत्या करने का काम सिर्फ किया वोट था। बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं आप लोग दलितों को, ये सच है सर। अयोध्या और कन्नौज की घटना चुनाव आया, 21% वोट बैंक याद आया। की रक्षा करेगी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी, इस देश के 2014 1688 मामले दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के। की तरह ये इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट ये भी रिकॉर्ड हुआ है कि पुलिस उस वक्त उनकी कंप्लेंट तक नहीं लिखती थी। आंकड़े लेके चले आते हैं, चलिए रुकिए, आंकड़े लेके चले आते हैं। रुक जाइए, मैं घटनाओं का भी जिक्र करती जा रही हूँ साथ में, ताकि सब कुछ साफ हो जाए। अगर सर मैं गलत हूँ दिनेश सर, तो आप भी कहिएगा, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मैं कहीं पर भी गलत आंकड़े पेश कर रही हूं जो मुझे खुद मैंने कहीं से फैक्ट जुटाए हैं, तो आप बताइएगा। शब्बीरपुर हिंसा मामला सर, याद होगा आप सभी को, 2017 ठाकुर समुदाय द्वारा दलितों पर हमला किया गया। ये तब था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2015-2017 से पहले हाथरस कांड से पहले की स्थिति है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई थी कई सारे जिलों में, मऊ, हमीरपुर, बस्ती, बलिया, यहाँ पर भी पूर्वांचल क्षेत्र में कई सारे ऐसे विवाद हुए थे जिसमें दलितों ने अपने आप को अकेला पाया। उस वक्त आपकी सरकार थी सर, और जैसे आंकड़े बताए मैंने, एनसीआरबी के आंकड़े, 8,358 दलितों पर अत्याचार के केस दर्ज हुए, तो देश में उस वक्त सबसे ज्यादा थे। सपा की सरकार थी सर। आती हूं, आप रुकिएगा। अंकुल कुमार भारती जी, कांग्रेस पर विश्वास करें क्या दलित वोटर, आप ये चाहते हैं? 70 साल सर, 70 साल में दलितों की स्थिति नहीं सुधर पाई। ये तो बाद के लोग हैं, ये तो बाद के चावल हैं, अब तो बहुत पुराने चावल थे। दलितों पर दावा करते हैं, लेकिन 70 साल में बहुत ज्यादा कुछ सुधार नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं कि आप सुधारेंगे, अब आप तमाम रैलियां निकाल रहे हैं या तमाम सम्मान की बात कर रहे हैं, कहिए जी। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो दलितों का ध्यान आता है, तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की उनकी शुभचिंतक पैदा हो जाते हैं। इन्होंने बताया ना, अभी 10 दिन यात्रा निकालेंगे,
अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उस पे अपना क्या कहते हैं दलितों के हितैषी बन के घूमेंगे। आप यहीं पर देखें, अभी जल्द ही कुछ समय पहले की एक मिनट अपनी बात पूरी करें, वो उसके बाद बोलेगा, बीच में नहीं। मैं समझ नहीं पाती हूँ फिर कौन क्या बोल रहा है। थोड़ा सा दिनेश जी वापस आ रही हूँ। आप अपनी पूरी बात कीजिएगा, लेकिन अभी बाद में कहीं अंकुर जी अपनी बात पूरी कीजिए। प्रयागराज में 12 अप्रैल को 35 साल के युवक की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसने गेहूं काटने से मना कर दिया है, जलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पहले 28 मार्च 25 को यूपी के दलित युवती का रेप हुआ प्रतापगढ़ में। ये तमाम तरह की हाथरस जैसे बड़ी घटना घटी थी, तो उस समय योगी जी का क्या व्यवस्था थी? आज वो बरी है और आप कह रही हैं कि सुन लीजिए पहले पूरी बात, 70 साल में कांग्रेस दलितों की चिंता हुई। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? सच कड़वा होता है इसलिए आप बरगला रहे हैं। 70 साल में आपने कहा कि कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं दलितों की चिंता की? 70 के बाद हम अब चिंता कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। 70 साल पहले भी की और आप कर रहे हैं, और आप बार आइए जरा कांग्रेस को भी याद दिलाया जाए कि उनके शासनकाल में जब देश पर उनका राज था, जब एक तरफा राज आपका चलता था अंकुर कुमार भारती जी, तब आपने क्या किया दलितों के साथ? याद दिला देती हूँ। आइए दिनेश सर, कह रहा हूँ दिनेश सिंह जरा आप रुकिएगा, दिलाना चाह रहा हूँ कि ठीक है। शर्मा जी आप जरा इंटरप्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। किलवेनी नरसंहार तमिलनाडु का 1967 याद है? कांग्रेस को जरा याद, रुकिए जरा। दिनेश प्रताप सिंह जी थोड़ा सा सब्र सर, थोड़ा सा सब्र कीजिए। शर्मा जी आप बीच में बोल सकते हैं अगर मैं कहीं गलत आंकड़े दे रही हूँ तो, क्योंकि आप मुझसे वरिष्ठ हैं और आप जानते हैं बेहतर तरीके से कहीं कोई कांड अगर या कोई घटना का जिक्र मैं गलत कर रही हूँ। किलवेनी नरसंहार सही बता रही हूँ, 1967 तमिलनाडु कांग्रेस का शासनकाल था। 44 दलित मजदूर जिंदा जला दिए गए थे। अंकुर जी आपकी पार्टी का शासनकाल था देश में। बेलची कांड 1977, 11 दलितों की हत्या, गलत हूं क्या? ढकनिया कांड 1985, गलत हूं क्या? राजस्थान दलित महिला को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया था। खैरलांजी हत्याकांड 2006, मिर्चपुर कांड 2010, ये सब आप ही के शासनकाल के बड़े बड़े घटनाक्रम है सर। मैं वहां आ रही हूँ प्रताप जी के, दिनेश प्रताप सिंह जी के पास भी जा रही हूँ। रुकिए जरा, जब आप कांग्रेस से चाहिए डीपी यादव जी, आप क्यों बोल रहे हैं? आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अधिकारिक हो गए हैं क्या? नहीं डीपी यादव जी मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अधिकृत हैं क्या? कांग्रेस को कांग्रेस की बात करने दीजिए ना, आप क्यों बोल रहे हैं? अंकुर जी को बात करने दीजिए, कांग्रेस के बारे में वो बताएंगे ना, आप बताएंगे क्या? आप ये बताइए, आप आंकड़े जो बता रही है वो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बता रहे हैं क्या? मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ सर, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। झूठ है तो बोल दीजिए, झूठा है तो बोल दीजिए, ठीक है कहिए। अंकुर जी को बोलने नहीं दीजिए। दीपिका तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? ये कांग्रेस शासनकाल का नहीं था अभी, ये आपके शासनकाल का ही थे, कांग्रेस के शासनकाल का। बोलने दीजिए अंकुर जी कहिए। अरे सब्र कीजिए जरा सा आपको फैक्ट्स याद दिला दो तो आप लोगों को लगता है कि फिर बीजेपी के बैठे हैं। अंकुर जी कहिए। अंकुर जी आप नहीं बोलेंगे, आपकी जगह पर डीपी यादव जी बोल जाएंगे, फिर कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले जो अभी आपने आंकड़े जो प्रस्तुत किए हैं, तो आपको मणिपुर की घटना याद है कि नहीं है? मैं वहाँ पे भी आ रही हूँ। प्रधानमंत्री कितनी दफे मणिपुर दिनेश जी से भी बात करूंगी उस बारे में, और देश का प्रधानमंत्री वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सुधारने। यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे कि आपके शासनकाल में आप लोगों ने दलितों की स्थिति को कितना संवारा, तो विश्वास करें ना दलित आपके ऊपर। पारुल जी पहले मैं जो कह रहा हूँ सुन लें, पूरी बात तो मेरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर घटनाएं पिछली घटी हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार का दुहाई देकर कब तक बसती रहेगी? इसका मतलब दलित पीछे, दलितों की आवाज ना कोई उठाए। सरकार की दुहाई देकर अंकुर जी बचने की कोशिश नहीं कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए दिनेश जी, जब से प्रदेश में और सेंट्रल में। दिनेश शर्मा जी ठीक है, रुक जाइए। दिनेश शर्मा जी यहाँ बीजेपी का अगर मैं आंकड़ा पेश करूं तो गया की स्थिति, गया में जो घटना हुई थी, बदायूं गैंगरेप मामला, काशीराम नगर में दलित महिला के साथ बलात्कार, ऐसे कई चीजें हैं सर। राजनीतिक दलों पर किस पर दलित वोटर भरोसा करेगा? यहाँ सभी। हाँ जी कहिए सर।
कि जब दलित अत्याचारों की बात आती है देश में, तो अब तक का जो लोमहर्षक कांड था दलित अत्याचार का, वो था लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जो मुलायम सिंह यादव ने कारित किया था। और मैं और एक अरविंद सिंह, नहीं, चुप करिए, पार्टी के डीपी यादव जी, इनको चुप करिए पहले आप, वो गलत कह दिया था, इनको चुप करिए पहले, मैं बात सुनो। एक सेकेंड, आप दोनों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा, समय खराब हो जाएगा सर। पारुल, आपकी तू मैं आवाज नहीं चाहिए। दिनेश जी को बोलने दीजिए। बताऊं ना, तथ्य बता रहा हूँ आपको। हाँ, दिनेश शर्मा सर। मैं और स्वतंत्र भारत के स्थानीय संपादक अरविंद सिंह, सुनिए बात ना, बोलने से काम चलता है ऐसे। डीपी यादव जी, गेस्ट हाउस कांड झूठा था क्या? गेस्ट हाउस कांड इतिहास में नहीं दर्ज है क्या? है ना, सच को स्वीकार कीजिए ना, हुआ है ये सुनेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं, ये सच्चाई नहीं सुनेंगे। माफी के साथ मुझे इजाजत लेनी होगी। दिनेश प्रताप सिंह जी, 30 सेकंड्स में अपनी बात कीजिए। दिनेश शर्मा सर, दिनेश प्रताप 30 सेकंड्स में दे रही हूँ। डीपी यादव जी रुकना होगा, वरना मुझे आपको क्विट कराना होगा। प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं होती है, रुकना होगा सर। पारुल, ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं सुने बात ना, मैं और एक पत्रकार थे, स्वतंत्र भारत के स्थानीय संपादक अरविंद सिंह, वो लोग उस स्टेट गेस्ट हाउस कांड के चश्मदीद गवाह हैं। मैं और अरविंद सिंह उस स्टेट गेस्ट हाउस कांड के 2 चश्मदीद गवाह हैं। तीसरा पत्रकार कोई नहीं था। ठीक है, और समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ दिनेश प्रताप जी आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन समय अब उतना इजाजत देता है, इसलिए मैं कहती हूँ अपनी बारी में बोल लीजिए, ताकि आप सभी को पर्याप्त समय मिल पाए अपनी बात रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, तो देखिए, तमाम अभियान, तमाम यात्राएं, तमाम योजनाएं, लेकिन क्या वाकई धरातल पर दलितों की स्थिति में कितना सुधार हुआ? चाहे सपा का शासनकाल ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस के 70 साल का शासनकाल ले लीजिए, और अब भारतीय जनता पार्टी, घटनाएं होती हैं और घटनाएं कैसे रुकेंगी ये राजनीतिक दल, इनकी कानून व्यवस्था बेहतर जाने। लेकिन अगर उनके उत्थान की बात करनी है, उनकी सेहत की, उनकी शिक्षा की, उनके विकास की बात करनी है, तो जमीन पर काम करना पड़ेगा। और जमीन पर जो काम करेगा, अब वोटर बड़ा समझदार है, अब वो आपके भावनात्मक बहकावे में नहीं आने वाला, ना ही किसी और ऐसे स्टंट में आने वाला है जो अब तक होते आए हैं। तो बेहतर है कि जनता के हित के बारे में, दलितों के हित के बारे में सोचकर आप अपने अभियानों को, विकास की बातों को या फिर योजनाओं को अमली जामा पहनाएं, क्योंकि जब तक दलितों का विकास नहीं होगा तब तक वो किस पर भरोसा करे, ये खुद वो असमंजस की स्थिति में है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।